हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं, ये बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इससे बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर प्रॉपर वीडियो को वॉच करते हुए चलते हैं तो निश्चित आप 35 में 35 स्कोर करके आएंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होगा जो आपसे नहीं बने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को समझते हुए हम लोग चलते हैं। तो देखिए, इसमें से पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इनमें से किस रोग हेतु एलिसा जांच कराना चाहिए। मतलब कौन सा ऐसा बीमारी है जिसमें एलिसा टेस्ट कराया जाता है। मलेरिया के लिए कराया जाता है कि मियादी बुखार के लिए कराया जाता है कि HIV एड्स के लिए कराया जाता है कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि जो एलिसा टेस्ट किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा कि HIV एड्स की जांच करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, पूछ देगा एग्जाम में। ये 2024 में ही यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्या पूछा हुआ था कि एलिसा क्या है। तो देखिए, एलिसा एक प्रकार की जांच है जिसकी सहायता से कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसका लक्षण पता ही नहीं चलता है, तो उन रोगों को पता लगाने में कौन मदद करता है, एलिसा। जैसे में क्या है, HIV एड्स को पता लगाने में कौन मददगार है, एलिसा है। ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाथी पांव रोग का रोगाणु है। हाथी पांव समझते हैं, जैसे में हाथी पांव कहिए या फाइलेरिया इसको कहिए या सल्लीपद कहिए, तीनों नाम आपको याद रखना है। हाथी पांव या सल्लीपद या फाइलेरिया, ये किसके कारण होता है, टीनिया के कारण होता है कि बाउचेरिया के कारण होता है कि एस्केरिस के कारण, कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि फाइलेरिया जो होता है वो बाउचेरिया के कारण होता है। और देखिए, बाउचेरिया दो प्रकार के होते हैं, बाउचेरिया मेलाई और बाउचेरिया ब्रेनकॉप्टी। तो ये दोनों मिलके कौन कौन मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा, बाउचेरिया ब्रेनकॉप्टी और बाउचेरिया मेलाई। और ये दोनों मिलके क्या कराते हैं, हाथी पांव रोग उत्पन्न कराते हैं। और इसमें क्या होता है, हाथी पांव में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर पैर में होता है तो पैर में क्या हो जाएगा, सूजन हो जाएगा। और इसके साथ साथ क्या रहता है, दर्द रहता है। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और मच्छरों के काटने से ही बीमारी क्या होती है, फैलती है। ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कि एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया था, फ्लेमिंग दिए थे कि जेनर दिए थे कि वाक्समैन दिए थे कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि एंटीबायोटिक शब्द को देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो याद रखिएगा वाक्समैन। कौन दिए थे, तो एंटीबायोटिक शब्द को वाक्समैन वैज्ञानिक ने दिए थे। लेकिन एंटीबायोटिक्स को खोज कौन किए थे, अगर खोज पूछेगा तो आपको बताना है फ्लेमिंग अलेक्जेंडर। अब कौन किए थे, तो 1928 ईस्वी में खोज किए थे। और सबसे पहला एंटीबायोटिक्स नाम कौन है, तो पेनिसिलिन है। कौन है, पेनिसिलिन है। ये भी आप लोग को याद रखना है। तो आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले क्या बताया कि एंटीबायोटिक शब्द को किसने दिया था, तो आपको याद रखिएगा वाक्समैन। वही पूछेगा कि एंटीबायोटिक्स का खोज किसने किया था, तो कौन किए थे, तो फ्लेमिंग। कब किए थे, तो 1928 में। सबसे पहला एंटीबायोटिक्स कौन है, तो पेनिसिलिन है। ये भी आपको याद रखना है। जहां पे मैं एक्स्ट्रा बताऊं प्लीज आप लोग वहीं याद कर लीजिएगा। अगला है टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है कहां पे, पेट में होता है, थाइमस में होता है, यकृत में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। तो याद रखिएगा कि टी लिम्फोसाइट जो उत्पन्न होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। कहां पे, अस्थि मज्जा में। लेकिन परिपक्व कहां होता है, तो आपको याद रखना है थाइमस में। यहां से 2 क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताइए टी लिम्फोसाइट कहां परिपक्व होता है। अगर परिपक्व न का नाम लेगा तो आपको बताना है थाइमस। लेकिन वही पूछिए कि उत्पन्न कहां होता है, तो आपको बताना है क्या चीज, अस्थि मज्जा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है, निम्न में कौन विषाणु जनित रोग है, हैजा है, प्रोटोजुआ है, पोलियो है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब पोलियो होने वाला है। क्या होने वाला है, पोलियो। पोलियो जो होता है वो विषाणु कारण होता है। और हैजा जो होता है इसके किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। वही आपको मलेरिया पूछेगा तो मलेरिया जो है ये किसके कारण होता है, तो प्रोटोजुआ के कारण होता है, याद रखिएगा। और कौन से प्रोटोजुआ के कारण होता है, तो आपको याद रखना है कि प्रोटोजुआ के कारण होता है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। ये तीनों आपको याद हो गया, पोलियो वायरस के कारण, मलेरिया प्रोटोजुआ के कारण और हैजा जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। और देखिए आप लोग के लिए इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, प्रॉपर आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है ताकि आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करें, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और फिर भी आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं।
प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और जितना हो सके दोस्तों के पास शेयर भी किया करिए। और आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत मदद मिलती है और आपको एक सब्सक्राइब करने में 10 सेकेंड भी नहीं लगेंगे। लेकिन प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला देखिए क्या है, हिस्टामिन संबंधित है, उदासीन से कि एंटीबॉडी से कि एलर्जी से। तो याद रखिए कि हिस्टामिन एक प्रकार का क्या है, मेडिसिन है, और इसका उपयोग एंटीस्टैटिन मेडिसिन है। देखिए हमारे शरीर में कोशिका होती है जिसका नाम है मास्ट कोशिका, और मास्ट कोशिका हिस्टामिन निकालती है तो हम लोग को क्या उत्पन्न होता है, एलर्जी उत्पन्न होता है। और एलर्जी में क्या होता है, आपको छींक आता है, नाक से पानी गिरता है, आंख से पानी गिरता है, आंख कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, आवाज़ जो निकलता है वो फटा फटा निकलता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सना हुआ आटा किसके कारण मुलायम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि जैसे ही आटा साना जाता है तो उसमें से क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे निकलता है, वो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, मोनो नहीं, आप डाई याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे निकलता है तो क्या हो जाता है, आटा मुलायम हो जाता है। अगला देखिए क्या है, इडली डोसा आटे में निम्न में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग होता है, ईट्स का होता है, जीवाणु का होता है, वायरस का, इनमें से सभी। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका राइट जवाब होने वाला क्या चीज, ईस्ट का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि देखिए क्या क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसके कारण बोतल का रस अधिक स्वच्छ और साफ होता है, पेक्टिनेज, प्रोटीएज, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब पहला होने वाला है, पेक्टिनेज। आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में जितना भी बोतल वाला रस आता है ना, जैसे में मजा आता है, किसके द्वारा साफ रहता है, तो पेक्टिनेज के कारण। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहां से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है और हमें उम्मीद है कि ये 2025 में आ रहा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किस एंजाइम का उपयोग रोगियों के रक्त वाहिकाओं में थक्का स्फोटन में किया जाता है। मतलब कोई खून अगर जम जाए तो उस खून को घोलने में कौन मदद करता है, पेक्टिनेज, प्रोटीएज, दोनों, स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है क्या चीज, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये ऐसा एंजाइम है जिसका हम लोग रक्त को देखिए, कोई रक्त अगर थक्का बन जाता है ना तो उस रक्त को धोने में मदद कौन करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। और ये किसके द्वारा बनाया जाता है, तो याद रखिएगा स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा, तो स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के द्वारा ये एंजाइम क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और ये एंजाइम रक्त को जो थक्का बन गया उसको घोलने में क्या करता है, मदद करता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या दे रखा है कि एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयोग होता है, इसका उपयोग करते हैं जीवाणु का, कवक का, वायरस का। तो मैं बता दूं कि एथेनॉल बनाने के लिए उपयोग होता है ईस्ट का। वो भी किस ईस्ट का प्रयोग किया जाता है ये भी याद रखेगा, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। याद रखेगा, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी का उपयोग हम लोग करते हैं और ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा। और ये मैं बता दूं कि ऐसा ईस्ट होता है जो एक कोशिकीय होता है, एक कोशिका समझते हैं, जो एक कोशिका से बना होता है। और इसका उपयोग हम लोग किसमें, ब्रेड बनाने में भी किया जाता है। देखिए दो उपयोग बता देते हैं, बेकरी में भी किया जाता है, जितना ब्रेड उरेड बनाया जाता है उसमें भी किया जाता है, और एथेनॉल बनाने में भी किया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए संक्रामक रोग का उदाहरण है, टीबी है और इसके साथ साथ क्या है, एड्स है, कैंसर है। तो मैं बता दूं कि संक्रामक रोग का उदाहरण कौन सा है, तो आपको याद रखिएगा एड्स है। क्या कौन सा रोग है, एड्स है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, असंक्रामक रोग का उदाहरण है। देखिए संक्रामक और असंक्रामक क्या होता है ये बता देता हूं। वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो जाता है, फैल जाता है, उसे हम लोग संक्रामक कहते हैं। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता उसको असंक्रामक कहते हैं। और असंक्रामक रोग का उदाहरण कौन सा है, तो आपको याद रखना है कैंसर है। कौन सा है, कैंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्या है, समुद्री खरपतवार और कुछ पादपों की कितने मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर आए थे। यही क्वेश्चन है कि अस्तित्व में आए थे 320 ईसा पूर्व में, कि 320, कि 500, कि 200। तो आपको याद रखना है कि 350 मिलियन वर्ष पहले ये क्या हुए थे, समुद्री खरपतवार क्या हुआ था, आया हुआ था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कितने वर्ष पहले मानव बस्तियां बनना शुरू हुई और कृषि प्रारंभ हुआ। और ये 2025 में आएगा ही आएगा। को ऑप्शन क्या दे दिया है कि 10,000 वर्ष, 5,000 वर्ष, 75 से 10,000 वर्ष, 18 वर्ष।
तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है 10,000 वर्ष पहले मानव बस्तियां बनना शुरू हुआ और कृषि क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, कितने वर्ष दौरान हिमयुग में आधुनिक युगीन मानव पैदा हुए थे? 10,000 वर्ष, 5,000 वर्ष, 75 से 10,000 वर्ष और 18,000। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है कितना, तो आपको याद रखिएगा सी नंबर बिल्कुल सही है। अगला देखिए क्या है, कौन मानव जैसे दिखते थे? रामापिथिकस, ड्रायोपिथिकस, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि रामापिथिकस जो थे वो बिल्कुल मानव के जैसा दिखा करते थे। और मैं बता दूं कि मानव का सबसे पहला विकास कहाँ हुआ था, तो अफ्रीका में हुआ था। यह भी क्वेश्चन याद रखना है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मानव सबसे पहले कहाँ पे उत्पन्न हुआ था, तो आपको याद रखना है अफ्रीका के जंगलों में हुआ था। कहाँ हुआ था? अफ्रीका के जंगलों में। और आज इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।